वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच का फर्क देख लेते हैं। हालांकि यहाँ बीच में कॉलम बना के लाइन खींच के तुलनात्मक अंतर नहीं दिया है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इनकी तुलना आराम से की जा सकती है। तो मार्शल लॉ का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, इसमें यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। मार्शल लॉ जब भी लागू होगा तो जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले और सबसे पहली वरीयता में प्रभावित होंगे। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, मूल अधिकार तो प्रभावित होते ही हैं, साथ साथ जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध हैं उन पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा राजस्व वितरण और निकाय शक्तियाँ पूरी तरह से प्रभावित होती हैं और संसद का कार्यकाल बढ़ सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो कानून है, यहाँ देखें मार्शल लॉ जो है, इस कानून के या इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अगर कोई कानून या व्यवस्था वहाँ पर टूटता है, मतलब जो नियम कायदे पहले से बने हुए थे या जो निर्धारित किए गए हैं उसमें कहीं से अगर कोई व्यवधान आता है तो दोबारा उसको निर्धारित करने का काम हो सकता है, ये एक बात है। और यहाँ पर क्या है कि जो सरकार और सामान्य कानूनी न्याय है उसको ये जारी रखता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। एक चीज़ बीच में रह गई है कि यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित कर सकता है, बल्कि कर देता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, कानूनी न्याय को ये जारी रखता है। अच्छा, 3 आधार पे इसको लागू किया जा सकता है। जो नेशनल इमरजेंसी है उसको 3 आधार पे लागू किया जा सकता है। एक तो युद्ध की परिस्थिति हो सकती है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये 3 स्थितियां हैं जबकि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। और मार्शल लॉ क्या होता है, ये पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। आमतौर पे देश के कुछ विशेष हिस्सों में ही इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है, कुछ खास हिस्से होते हैं जहाँ पर लागू किया जा सकता है। और मार्शल लॉ के लिए संविधान में कोई खास प्रावधान नहीं दिखाई देता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए बड़ा सा एक चैप्टर बनाया गया है और इस पर अच्छा खासा डिस्कस किया गया है। मतलब ये एक तरह से अव्यक्त है, संविधान में इसे कहीं से भी व्यक्त नहीं किया गया है, जाहिर नहीं किया गया है। लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, ये कहा जाए कि देश की सुरक्षा को बहाल रखने के लिए लागू किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल का क्या है, तो ये तो विधिवत वर्णित है संविधान में, पूरी स्पष्ट इसकी जो परिभाषा है, इसके जो प्रावधान है वो दे रखे हैं और काफ़ी विस्तार से। और ये पूरे देश में लागू हो सकता है और हाँ, देश के किसी एक हिस्से में भी लागू हो सकता है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में, मतलब संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली होती है उसके बीच के फर्क के तौर पे ये कॉलम बना हुआ है, जिसमें कि व्यवस्था आप देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं और दोष देख रहे हैं। हर व्यवस्था में ऐब होते हैं तो कुछ नफ़े भी उसके होते हैं, मतलब खूबियाँ होती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो विशेषता है उसे देखिएगा। सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है, एकल कार्यकारिणी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। यहाँ पर उत्तरदायित्व की कमी दिखाई देती है। साथ साथ बहुमत के दल का शासन होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी से एक नेता चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वही सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, ये स्थिति होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता की गुंजाइश होती है, मतलब दोहरी सदस्यता का प्रावधान होता है, जबकि यहाँ पर जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उसमें एकल सदस्यता की व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, जबकि जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है उसमें क्या होगा, सीधी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली की कुछ और खासियतें हैं, जैसे कि निचले सदन का विघटित होना और उसके साथ साथ शक्तियों का सम्मिश्रण। अब आइए देखते हैं कि इनके बीच में गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल होता है, जबकि इसके अतिरिक्त और भी आप गुण देखें तो जो उत्तरदायी सरकार है वो होती है, उत्तरदायित्व इसमें पूरा का पूरा होता है। निरंकुशता की इसमें गुंजाइश नहीं होती है, हालांकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के उलट संसदीय शासन प्रणाली में भी निरंकुशता हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, मतलब जो प्रतिनिधित्व का दायरा होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, छोटा नहीं होता। जबकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या है कि स्थायी सरकार तो होती है, नीतियाँ भी निश्चित होती हैं, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। शक्तियों के विभाजन पर ये पूरी तरह से आधारित होती है और विशेषज्ञों के द्वारा सरकार को सुझाव दिया जाता है। तो दोनों ही अपनी तरीके से अच्छी हैं, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ खामियां हैं। जैसे
पहला दोष हम देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था का, तो ये जो सरकार है अस्थायी होती है, बीच में भी खत्म हो सकती है, गिर सकती है, और 5 साल के अंतराल पे आमतौर पे चुनाव होते हैं। इसके अलावा नीतियों की निश्चितता नहीं होती है, नीतियाँ जो है वो भी डावाडोल होती हैं, और नीतियाँ डावाडोल है, निश्चित नहीं है, तो देश पूरा सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध ये काम करती है, और अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन हो सकता है। मतलब जनता जिसको चुनकर वहां तक पहुंचा दे या जिस पार्टी को चुन ले, आवश्यक नहीं है कि वो योग्य ही हो, और अगर नेतृत्व योग्य नहीं हुआ तो परिणाम आप जानते हैं देश का कौन सी दिशा में जाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली जो होती है इसमें ये पूरी गुंजाइश होती है। और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को देखिएगा, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव की स्थितियां बनती है, पहला दोष होता है। यहाँ अच्छा सामंजस्य नहीं होता है और सरकार उत्तरदायी नहीं होती। पीछे हमने देखा था कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसमें सरकार का उत्तरदायित्व होता है, यहाँ गैर उत्तरदायी सरकार होती है और गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है। ये सारी इसमें खूबियाँ और खामियाँ हमने देखी। आगे चलते हैं, यहाँ देखें आप, एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो विशेषता है उसके तौर पे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में निचला सदन विघटित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा था संसदीय शासन व्यवस्था में कि निचला सदन विघटित हो रहा था, लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में निचला सदन विघटित नहीं होगा और शक्तियों के बीच में विभेद होता है। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की एक और खामी होती है, इसमें जो प्रतिनिधित्व का दायरा है वो विस्तृत नहीं होता है, सीमित होता है। ये सारे मामले हैं। अब इसके बाद अगला वाला अंतर जो हम देखेंगे वो संघीय और एकात्मक सरकार के बीच का फर्क है। संघीय सरकार में डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है, मतलब एक तो राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नमेंट होती है, दूसरी क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। संविधान लिखित होता है, ये एक विशेषता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान की सर्वोच्चता को ही एकदम चोटी पर रखा जाता है, शिखर पर रखा जाता है। कठोर संविधान होता है। संघीय सरकार में क्या होता है? कठोर संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनात्मक विधायिका देखी जाती है। एकात्मक सरकार में क्या होता है? एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है और ये क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ठीक है, बना सकती है। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। मतलब ब्रिटेन की तरह अगर रहेगा तो अलिखित है, लिखित अगर आपको देखना है तो फ्रांस का हो जाएगा। और शक्तियों के बीच में कोई विभाजन की स्थितियां नहीं होती हैं। समस्त शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ जापान और ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं। संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। लचीला ब्रिटेन का है, कठोर जो है वो फ्रांस का है। न्यायपालिका आज़ाद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसी ब्रिटेन में है, या एक सदनीय भी हो सकती है जैसी चीन में है। तो यहाँ उदाहरण के साथ दिया हुआ, मतलब देशों के नाम दिया है ताकि आप उससे बढ़िया लिंक कर सकें, याद कर सकें। इसके बाद जो अगली टेबल बनी हुई है वो है राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। तो वीटो शक्तियों पर अगर एक नज़र डाली जाए, इसमें केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका अलग अलग इसमें डिवाइड करके दिया हुआ है। देखें, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है? सामान्य विधेयकों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो स्वीकृति दे सकता है, केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में अस्वीकार कर सकता है और वापस कर सकता है। तीनों काम कर सकता है, चाहे तो स्वीकार कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, या फिर पूरी तरह से लौटा दे। राज्य विधायिका के संदर्भ में वही चीज़ है, इसमें से कोई भी आप भिन्न नहीं देख रहे हैं। धन विधेयक के संबंध में क्या होता है? अब धन विधेयक थोड़ा सा यहाँ टेढ़ी खीर होता है, उसमें पूरा जो वर्चस्व है वो लोकसभा यानी निम्न सदन के पास होता है। तो स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता है, ये एक दिक्कत है। और वही चीज़ यहाँ राज्य विधायिका में आप देखें, वापस नहीं कर सकता है, या तो स्वीकार करेगा या फिर अस्वीकार करेगा। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में देखिए, इस संदर्भ में वो क्या करेगा? तो वीटो पावर का यूज़ कैसे करेगा? केवल स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में न तो उसे वापस करेगा न अस्वीकार करेगा, सिर्फ और सिर्फ परमिट देगा। और राज्य विधायिका के संदर्भ में क्या होगा? संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वो प्रस्तुत ही नहीं होंगे। मतलब आपने कभी देखा है कि राज्य विधायिका में संविधान के संशोधन के लिए कोई विधेयक आ रहा है? ये सिर्फ केंद्र में होता है, ये केंद्रीय मामला है ना, तो इसलिए इसमें ये वाला जो कॉलम बना हुआ है वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद अब देखिएगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच का फर्क। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, 60 से 70 अमूमन इसमें मंत्री होते हैं, मतलब एक एवरेज दिया हुआ है। और इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप जानते हैं? कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। तीसरा पॉइंट जो इसमें है उसे आप देखें, यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। यहाँ बात हो रही है मंत्रिपरिषद की। इसका कोई सामूहिक कार्य भी नहीं है, इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन कागजों में, ठीक है, कागजी।
और 5वें नंबर पे इसका कार्य आप देखें, मतलब इसकी जो विशेषता है कि इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिपरिषद जो है उसके कार्य को निर्धारित कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा, और मंत्रिमंडल के निर्णयों को ये लागू करती है। सीधी बात है, ये एक संवैधानिक निकाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान में है, अनुच्छेद 74 और 75, ठीक है, आर्टिकल नंबर 75, 74 जो है इसमें इसका ब्यौरा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, इसके आकार का वर्गीकरण, मतलब आकार और वर्गीकरण यानी पूरा जो इस संबंध में विस्तार है, ये संविधान में वर्णित नहीं है। और इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति देखकर करता है, ठीक है। आकार का निर्धारण जो है वो प्रधानमंत्री कैसे करेगा? वक्त के मुताबिक करेगा, जैसी उस समय सिचुएशन रहेगी। ये ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। और वेतन भत्ता अधिनियम जो 1952 का था, उसमें मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है, ठीक है, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, लेकिन वो मंत्रिपरिषद का मेंबर होता है। और उप मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, वो तो हमने ऊपर देख ही लिया है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। अब आइए देखते हैं मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, ये मंत्रिपरिषद की तरह से बड़ा नहीं होता है। इसका साइज आप देखें, 15 से 20 मंत्री इसके बीच में होते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री का मतलब वो राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं, इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो मेन मंत्री होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं, विभाग संभाल रहे होते हैं। तो ऐसे कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और ये मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होती है, ठीक है। ये एक निकाय की तरह से है, सिस्टम है, और सामान्यतः हफ्ते में एक बार इसकी बैठक होती है। सरकारी कार्यों के संबंध में ये फैसले लेता है, और इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके कार्य करती है, ये एक मामला है। अब 5वें नंबर के पॉइंट को आप देखें, इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देने का काम ये करता है, और ये जो निर्देश होते हैं ये सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, ये भी एक खास बात है। पॉइंट नंबर 6 को देखिएगा, यह मंत्रिपरिषद के द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। ये शामिल हुई थी बाद में, मूल संविधान में नहीं थी। जो 44वां संशोधन हुआ था उसके बाद शामिल होती। मतलब ये हुआ कि संविधान का मूल स्वरूप वही बात कही गई है। अब यहाँ देखिए, अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है, मतलब इसके संबंध में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद, जिन्हें कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया, इसके कार्यों और शक्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। अब यहाँ देखिए, दूसरे शब्दों में हमारी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है, या आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ घुमा फिरा कर कही जा रही है, संसदीय शासन व्यवस्था को बल दिया गया है, और यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। ये इसमें खास बात है, इस वाक्य को आप याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की PDF आपके पास हो, आप हमेशा सेव करके रखें, एक कंप्लीट गाइडेंस और सब कुछ आपको एक जगह पे मिले, तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नंबर दिए हैं, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, स्थगन और सत्रावसान के बीच का फर्क, ऐसे छोटे छोटे अंतर आपको पता होने चाहिए। स्थगन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषता है, तो देखें, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि पूरे सत्र को। जबकि सत्रावसान में आप स्पष्ट जान रहे हैं कि पूरा जो सत्र है वही समाप्त हो जाता है, नाम से क्लियर है। अब स्थगन में एक चीज़ होती है कि यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसको करने का जो दायित्व है या अधिकार है वो किसके पास होता है? जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठ पर आसीन अधिकारी होता है। पीठ का मतलब यहाँ पे वो बैक से तात्पर्य नहीं है, जो वहाँ की कुर्सी होती है, ठीक है, वहाँ का आसन होता है, उस पर बैठा हुआ जो अधिकारी होता है वही ये काम कर सकता है। और सत्रावसान का मतलब क्या हुआ कि पूरा सत्र समाप्त, तो इसे करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अब यहाँ आप स्थगन को देखें, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया कि यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता है, ठीक है। किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन कोई भी काम है उस पर यह फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। बैठक या सत्र का तो अंत हुआ नहीं है। लेकिन सत्रावसान में क्या होता है, ये विधेयक पर तो प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जो काम बच गया है उसको अगले सत्र में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्र तो खत्म हो गया, ठीक है, ये बात। अब इसके बाद आप देखें, यहाँ कहा गया कि ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक और अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। सत्र का अवसान हो जाता है तो जितने पेंडिंग वर्क हैं उनको वहीं पर फिनिश माना जाता है, फिर नए सिरे से होता है। अब यहाँ अगली चीज़ है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, दोनों के बीच का फर्क क्या है। तो निंदा प्रस्ताव में यह है कि लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है, ठीक है, लोकसभा में ये कारण बताना इसके लिए अनिवार्य होता है। और अविश्वास प्रस्ताव में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती।
निंदा प्रस्ताव में एक चीज़ है कि यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। किसी एक के खिलाफ भी हो सकता है, पूरे झुंड के खिलाफ भी हो सकता है, पूरी परिषद के खिलाफ भी हो सकता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, उसको किसी एक व्यक्ति विशेष पर थोपा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या कहता है निंदा प्रस्ताव के लिए? यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव में क्या है? यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। ठीक है। और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना जरूरी नहीं होता है, त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता है। मतलब निंदा प्रस्ताव को अगर लोकसभा में पारित कर दिया जाए तो उसके लिए मंत्रिपरिषद के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो त्यागपत्र दे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मतलब आप समझ रहे हैं, विश्वास ही नहीं है, विश्वास खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोकसभा में पारित हो गया, गलती से भी पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहते हैं नेता। अब इसके बाद चलते हैं आगे। जरा कमेंट सेक्शन में अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई प्रस्ताव आया हो तो उसके संबंध में बताइएगा, आपके पास कोई सूचना हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार से जुड़े हैं तो आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, सरकारी विधेयक बनाम गैर सरकारी विधेयक, ये दोनों क्या होते हैं? तो सरकारी विधेयक जो है वो संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, सीधी बात है। गैर सरकारी जो है वो मंत्री के अलावा, मतलब संसद के अंदर मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ बात किसकी हो रही है? सरकारी विधेयक की। और गैर सरकारी विधेयक जो है ये सार्वजनिक मामले पर दिया जाता है और विशेष रूप से ये विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। इसमें विपक्ष की भूमिका होती है। सरकारी विधेयक में खास बात यह है कि संसद के द्वारा पारित होने की इसकी पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि सरकार जो है वो सत्ताधारी दल, मतलब वही सत्ता में बैठा हुआ है और उसी का वहाँ वर्चस्व है, तो संसद में ये पास हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक जो कि आमतौर पे विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो इसके सदन में या संसद में पारित होने की संभावना कम होती है। सत्ता पक्ष इसको भरसक नहीं पारित होने देना चाहता। इसके बाद आगे देखते हैं। सरकारी विधेयक में अगली बात क्या है कि अगर संसद के द्वारा मतलब पारित हो गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन सदन के द्वारा अस्वीकृत इसको अगर कर दिया जाए, जो सरकारी विधेयक है वो किसी भी तरह से, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक। जबकि गैर सरकारी विधेयक में ऐसा कुछ नहीं होता है, अक्सर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, सदन में, संसद में स्वीकार नहीं होता है। इसके बाद आप देखें अगले वाले को, यहाँ पे सदन में पेश करने के 7 दिनों सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। ये किस मामले में होना चाहिए? सरकारी विधेयक में। और यहाँ पर मामला क्या होता है कि इसमें 1 माह का नोटिस आपको देना पड़ेगा, 1 माह के लिए नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे, जो गैर सरकारी विधेयक है, उसको पेश कर सकते हैं। सरकारी विधेयक में एक और बात है कि इसे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट से संबंधित मामला है वो तो इसमें रहेगा ही, उसके अलावा जो विधि विभाग है वो ऊपर से सुझाव देने का काम करेगा, तब जाकर इसका निर्माण किया जाता है। कम से कम कायदे से तो यही प्रक्रिया होती है। गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है कि जो संबंधित सदस्य हैं जो कि इसे ले आना चाहते हैं, उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी होती है, वो चाहे जैसे इसको तैयार करें। अब इसके बाद देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच का फर्क। तो साधारण विधेयक जो है ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसे या तो मंत्री के द्वारा या फिर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये एक बात है। जबकि धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही जन्म लेता है, इसका जो जन्म है वो लोकसभा में होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करने का पूरा अधिकार निम्न सदन के पास होता है। इसके साथ साथ आप देखें कि इसे सिर्फ मंत्री के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये बात हो रही है धन विधेयक की। मंत्री के अलावा गैर सरकारी सदस्य जो है वो साधारण विधेयक के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ जो दारोमदार है वो मंत्री के पास होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट को देखें, यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनर्स्थापित होता है। जबकि धन विधेयक के मामले में क्या होता है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। चौथे पॉइंट को देखिएगा आप साधारण विधेयक में, इसमें कहा जा रहा है कि इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया जा सकता है या अस्वीकृत किया जा सकता है। ये दोनों काम राज्यसभा इस संदर्भ में कर सकती है। धन विधेयक में क्या होता है, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इसको 14 दिन के लिए रोक सकती है, सुझाव दे सकती है इसमें सुधार से संबंधित, लेकिन सुझाव माना जाएगा या नहीं इस पर कुछ मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यानी पूरा एकमात्र इसमें कॉपीराइट वर्चस्व जो है वो लोकसभा का होता है। राज्यसभा सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकती है, उसके बाद उसे वापस देना ही पड़ता है। तो ये मामला है। इसके अलावा आप देखें कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ बात हो रही है साधारण विधेयक की। धन विधेयक में क्या होता है, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है।
7वें पॉइंट को देखिएगा, इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और धन विधेयक के संदर्भ में क्या होता है, इसमें अगर लोकसभा में ये पारित हो जाता है तभी इसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि इसमें लोकसभा ही जो है वो मुख्य है। इसके बाद साधारण विधेयक में कहा गया कि मान लीजिए कि असहमति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया और असहमति की स्थिति होती है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और जो धन विधेयक है उसमें असहमति का कोई चांस ही नहीं है, इसमें तो पूरा लोकसभा ही अपना हथियाई रहती है, यानी सत्ताधारी दल। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो लोकसभा में अस्वीकृत हो जाने वाला विधेयक है यानी साधारण विधेयक है, तो अस्वीकृति अगर वहाँ पर होती है, लोकसभा में वो पास नहीं हो पाता है, अस्वीकृत हो जाता है, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि इसे मंत्री ने पुनः स्थापित किया हो तब उस कंडीशन में ऐसा किया जाएगा। जबकि धन विधेयक के संबंध में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये यहाँ पे कही गई है कि इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर, देखिए यहाँ एक चीज़ है, धन विधेयक पहली चीज़ तो लोकसभा में अस्वीकृत होगा नहीं, आमतौर पे ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सरकार है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसकी साख वहाँ से नष्ट हो जाएगी। अब 9वें पॉइंट को देखते हैं, इसे अस्वीकृत मतलब जो साधारण विधेयक है इसे अस्वीकृत या पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। धन विधेयक में क्या है, इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। यही मामला है, इसे आपने देखा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो पावर के बारे में। तो राष्ट्रपति राज्यपाल यहाँ कॉलम में दिया है, सुविधा रहेगी ऐसे। देखिए सामान्य विधेयक के संदर्भ में पहले हम देखेंगे, उसके बाद बाकी जो विधेयक इत्यादि हैं उनके रिस्पेक्ट में। राष्ट्रपति के विशेष क्षेत्र में देखिएगा, यहाँ कहा गया कि प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अब इस मामले में उसके पास यानी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, पहली चीज़, और विधेयक अधिनियम बन जाएगा उसके बाद। उसके अलावा वह विधेयक को स्वीकृति नहीं दे सकता है यानी स्वीकृति को रोक सकता है, ऐसे में विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। और क्या कर सकता है, तो यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों में पारित करा के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है, अब यहाँ मजबूरी हो जाती है। और इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है, मतलब एक बार स्थगित करने का वीटो उसके पास है। तो ये मामला तो राष्ट्रपति के संदर्भ में था। अब राज्यपाल जो कि प्रदेशों में या एक से ज़्यादा प्रदेशों में राष्ट्रपति का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके पास कौन कौन से राइट होते हैं। तो सामान्य विधेयकों के संबंध में विधानमंडल के सदन या सदनों के द्वारा पहले या दूसरे मौके पर पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि विधेयक को स्वीकृति मिल जाए राज्यपाल की ओर से और फिर वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा यह है कि स्वीकृति को रोक दिया जाएगा तो अधिनियम नहीं बन पाएगा, जैसे राष्ट्रपति में आपने देखा था। वैसे ही एक तीसरा पॉइंट है कि यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के दोनों सदनों द्वारा पारित करा के एक बार फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो राज्यपाल को उसे परमिट देनी पड़ेगी। केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार यहाँ भी राज्यपाल के पास भी है। एक चीज़ है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के केवल के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, मतलब राष्ट्रपति के अवलोकन के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है नई, बाकी जो है वो बिल्कुल राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। इसके बाद आप देखें अगले वाले पॉइंट को, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ आपने देखा ना कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक तो वह विधेयक को स्वीकृति दे दे, स्वीकृति देगा तो आप जानते हैं क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा यह है कि वो स्वीकृति को रोक सकता है और इससे क्या होगा, विधेयक वहीं से समाप्त हो सकता है। और एक राष्ट्रपति के पास और विकल्प होता है कि वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के, चूंकि ये राज्य वाला मामला है, तो राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे। और यहाँ एक चीज़ है कि सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। 6 महीने के भीतर, ये अवधि याद रखिएगा। और यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाता है तो अब यहाँ देखिएगा, राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं होता है, जैसे पहले था वैसे बाध्य नहीं होता है। वो स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, राज्यपाल के संदर्भ में क्या होता है, तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है, यहाँ आपने लास्ट पॉइंट देखा था ना, वही चीज़ है, तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका, अब यहाँ से मामला जो है वो राष्ट्रपति के पास शिफ्ट हो जा रहा है, राज्यपाल का यहाँ से रोल खत्म हो जा रहा है।
और राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर वापस भेजा जा रहा है, ये अगर सिचुएशन आती है, तो उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और फिर उसमें आप देखें, राज्यपाल की स्वीकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब राष्ट्रपति यानी जो सुप्रीम पावर है उसने अपनी परमिट दे दी है, तो उसके बाद फिर राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं। तो यहाँ से ये मामला साफ है, इधर वाला ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है धन विधेयकों से संबंधित जो इसमें अंतर है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना कि हम दोनों के बीच की शक्तियों का फर्क देख रहे थे, तो हमने कई सारे अंतर देखे हैं। अभी विधेयकों से संबंधित अंतरों में आप धन विधेयक के संदर्भ में देखिए। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। सेम वही चीज़ आप राज्यपाल के संदर्भ में देखिएगा कि कोई वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो दोनों के पास कुछ विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन होते हैं, राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास जो 2 विकल्प हैं, पहली चीज़ तो कि वो विधेयक को बिना कुछ उसमें नुक्स निकाले स्वीकार कर ले। स्वीकार करेगा तो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा यह है कि स्वीकृति नहीं दे सकता है, और ऐसी स्थिति में विधेयक जो है वो समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में क्या होता है कि वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, धन विधेयक को पास करवा सकता है, उसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा यह है कि वो स्वीकृति को रोक सकता है, और तीसरा उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है उस विधेयक को, और इस तरह से राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। ठीक है, राज्य विधानसभा को वापस नहीं करेगा, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेगा। अब राष्ट्रपति उस पर आगे का एक्शन लेगा। अब उसके आगे की कहानी यहाँ पर है कि इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अब यहाँ एक चीज़ कही गई कि सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनर्स्थापित के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है। ठीक है, क्योंकि इससे पूर्व अनुमति मतलब ये जो है इसे उसकी पूर्व अनुमति के द्वारा पेश किया गया था। तो इस प्रकार इसमें जो सरल शब्द हैं उसके हिसाब से समझिए कि राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनर्स्थापित के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है। वही चीज़ है, वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ जो 2 ऑप्शन है, देखिए यहाँ जो मेन बात है वो यहाँ पर कही गई है कि वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा स्वीकृति, यहाँ देखें, किसी राज्यपाल द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ अगर भेजा जाता है, मतलब उसमें विचार विमर्श करने का काम जो है राष्ट्रपति के पास है, तो उसके पास यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ये होता है कि विधेयक को स्वीकृति दे दे, और दूसरा कि रोक ले उसे। रोकेगा तो अधिनियम कभी भी नहीं बन पाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बीच में राज्यपाल की कोई भूमिका ही नहीं है, जब वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो उसकी भूमिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ एक चीज़ और कही गई कि इस प्रकार से राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, जैसा कि संसद के मामले में पुनर्विचार वाला जो एक इसमें विकल्प होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। अध्यादेश के संदर्भ में दोनों के अधिकारों की तुलना कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिएगा, ये किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन सत्र में न हो। और दूसरे उपबंध से मतलब ये होगा यहाँ पे कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन जो है वो सत्र में हो। और एक चीज़ और है कि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि एक सदन द्वारा। तो इस कंडीशन में विधेयक का दोनों सदनों में पारित होना जरूरी होता है। तो ये बात अध्यादेश की हो रही है। और राज्यपाल के संदर्भ में क्या होता है, वह किसी अध्यादेश को, ध्यान से देखिएगा, वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा एक परिषदीय व्यवस्था में सत्र में न हो, या सत्र में जो बहुसदस्यीय व्यवस्था है विधानमंडल वाली, उसके सदन के सत्र में न हो। 2 कंडीशन यहाँ दी हुई है, उसे ध्यान से देखिएगा, एक विधानसभा के संदर्भ में, दूसरा विधानमंडल के संदर्भ में। और दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब यहाँ वही चीज़ कही गई है, केवल एक सदन सत्र में न हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट यह है कि वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, यहाँ देखिएगा, जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना अनिवार्य हो गया है, तब जाकर वो ऐसा काम कर सकता है। और यहाँ दूसरे वाले कंडीशन में देखिए कि जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कदम उठाना, वही बात इसमें भी है, तभी अध्यादेश को प्रख्यापित किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल के कामों की तुलना की जा रही है। अध्यादेश का निर्माण, ध्यान से देखें, अध्यादेश का निर्माण शक्ति के मामले में, मतलब अध्यादेश की निर्माण शक्ति के मामले में संसद के सह अस्तित्व में समान शक्ति होती है।
यहाँ एक चीज़ है कि वह उन्हीं विधेयकों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। और तीसरा पॉइंट राज्यपाल के संदर्भ में देखिएगा कि अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में है। मतलब ये उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो विधि बनाने का अधिकार यहाँ पे विधानमंडल को देते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट को देखिएगा, उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी प्रकार प्रभावी है जैसे कि संसद के द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। चौथा पॉइंट यहाँ देखिएगा, उसके द्वारा जारी अध्यादेश, उसके मतलब राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। फिफ्थ पॉइंट को देखें, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं हैं। और यहाँ जो पांचवा बिंदु है उसमें कहा गया कि उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है, अर्थात उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वो अवैध हो जाएगा। सातवां पॉइंट और छठवां पॉइंट देख लेते हैं। छठवां में कहा गया कि वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। ये बात राष्ट्रपति की हो रही है और ये राज्यपाल के संदर्भ में भी वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। सातवां पॉइंट आपको ये बताता है कि अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसी के परामर्श पर किया जा सकता है। जबकि राज्यपाल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ भी यही मामला है, वो स्वैच्छिक इसमें नहीं होता है, अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री उसका लीडर होता है, उसका नेता होता है और उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो ये काम कर सकता है। क्षमादान के मामले में देख लेते हैं। तो क्षमादान के मामले में यानी सजा माफ करने के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियाँ, पहली चीज राष्ट्रपति को देखिएगा, केंद्रीय विधि के विरुद्ध, ध्यान से देखें, केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के बाद किसी व्यक्ति के दंड को यह क्षमा कर सकता है, उसका प्रतिलंबन कर सकता है, विराम दे मतलब उसके दंड को विराम दिलवा सकता है, परिहार करने की आज्ञा दे सकता है या दंडादेश जो है उसका निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है यानी सजा को छोटा भी कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, तो किसी अपराध मतलब राज्य विधि के तहत अगर कोई अपराधी घोषित व्यक्ति है तो वह क्षमा दान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। अब यहाँ जो मृत्यु दंड वाला है उसको ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति जो है वो सजाए मौत को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। मतलब अब सजाए मौत को क्या कम करेंगे, मतलब ये है कि आजीवन कारावास का दंड मिल सकता है, स्थगित भी कर सकता है या बदल सकता है, मतलब दूसरा दंड दिलवा सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वो मृत्यु दंड की सजा को माफ करे। ये लाइन बहुत ही कायदे से याद रखिएगा। केवल एकमात्र राष्ट्रपति ही है जो कि मौत की सजा को माफ कर सकता है। ये अपने देश की बात हो रही है। वैसे भी मौत की सजा बहुत ज़्यादा दी नहीं जाती है, लेकिन जिन्हें दी जा सकती है उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, राष्ट्रपति, वही माफ कर सकता है। और राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, मृत्यु दंड की सजा को माफ ये नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो राज्यपाल कहाँ से करेगा। चाहे उसे किसी राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है। मतलब यहाँ पर होता यह है ना कि राज्य विधि के तहत उसे मौत की सजा मिली है, लेकिन उसके लिए वो राज्यपाल के सामने नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसे सीधे राष्ट्रपति से संपर्क करना चाहिए अगर अपनी जान बचानी है तो। राज्यपाल जो मौत की सजा है उसको स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। तो ये मामला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय और संबंधित मंत्रालय है। तो आयोग दिया है और इसमें ये दिया हुआ है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत वो काम करता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। वित्त आयोग जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन है। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। कर्मचारी चयन आयोग जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। उत्तर पूर्वी परिषद जो है ये उत्तर पूर्व क्षेत्रों के विकास मंत्रालय के अधीन होती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग जो है ये अल्पसंख्यकों के मामले के मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। यहाँ तक हमने देखा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन था, ये हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर, केंद्रीय सतर्कता आयोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्मिक मंत्रालय के अधीन। क्षेत्रीय परिषदें गृह मंत्रालय के अधीन। केंद्रीय सतर्कता आयोग फिर से यहाँ दे दिया है, तो ये फिर से रिपीट हो गया है।
इसके बाद आप देखें वस्तु और सेवा कर परिषद जो है ये वित्त मंत्रालय के अधीन है, ध्यान से देखिएगा जीएसटी। लोकपाल जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्थानीय नगर शासन विषय पर समितियाँ और आयोग हैं। इसमें आप 1949 और 51 का समय देखें, ये स्थानीय वित्तीय जांच समिति है और इसके अध्यक्ष थे पीके वट्टाल। इसके बाद 53-54 का समय कर रोपड़ जांच आयोग, जॉन मथाई इसके अध्यक्ष थे। 63 से 65 ये नगर निगम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पर गठित समिति थी, नूरुद्दीन अहमद इसकी अध्यक्षता संभाल रहे थे। एपी जैन की अध्यक्षता में ग्रामीण नगरीय समिति। उसके बाद आप देख रहे हैं स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए रफीक जकारिया की अध्यक्षता में कमेटी, समय है 1963। 65 से 68 वाला, मतलब 65 और 68 वाला जो है इसमें नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति का गठन। इसके बाद 1974-1974 बजटीय सुधार पर समिति, नगर प्रशासन के संदर्भ में गिरजापति मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। और एनके सहाय की अध्यक्षता में स्थानीय नगर निकायों और नगर निकायों के गठन, शक्ति और कानूनों पर अध्ययन दल जो है वो गठित किया गया था। साथ में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग जो है ये 85 से लेकर 88 तक काम करता है और सीएम कुरिया इसके अध्यक्ष थे। अगला जो टॉपिक है उसमें हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच का फर्क देखेंगे। तो कहा गया, आप देखिए राज्य कौन से होते हैं, मतलब राज्यों की क्या विशेषता है, केंद्र शासित प्रदेश की क्या विशेषता है। केंद्र से संघीय संबंध होते हैं राज्यों के, जबकि जो यूनियन टेरिटरी होती है ये केंद्र से एकात्मक संबंध है, यानी जो ऐकिक संबंध है उसको रखती है। केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा राज्य करते हैं और ये सीधे सीधे जो केंद्र शासित प्रदेश है, नाम ही है केंद्र के शासन में है, तो ये बंटवारा क्या करेंगे, ये केंद्र के प्रशासन और नियंत्रण में होते हैं। राज्य स्वायत्त होते हैं, हर मामले में नहीं लेकिन ज़्यादातर मामलों में। और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो केंद्र के गुलाम होते हैं, उनके पास कोई स्वायत्तता नहीं होती। प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता होती है राज्यों के अंदर, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में कोई समरूपता नहीं पाई जाती है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यों में, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर प्रमुखों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि उसे प्रशासक कहा जा सकता है, राज्यपाल मतलब उपराज्यपाल के नाम से संबोधित किया जा सकता है, मुख्य आयुक्त भी कहा जा सकता है। तो संबोधन यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रशासक जो है वो राष्ट्रपति के अभिकर्ता की तरह से काम करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि राज्यों के मामले में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर विधि बनाने का अधिकार नहीं है, मतलब राज्य सूची के मामलों में आमतौर पर संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के मामले में क्या होता है, संसद को केंद्र शासित प्रदेश में तीनों सूचियों के विषयों पर पूरा अधिकार होता है कि वो विधि बना सकती है। यही अंतर है। 1950 में भारतीय क्षेत्रों का यहाँ बंटवारा दिया हुआ है। जैसे भाग क के राज्य हैं तो उसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, ठीक है, याद रखिएगा, और पश्चिम बंगाल, ये सब भाग क के राज्य थे। भाग ख में अगर देखें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, ये सब। भाग ग में जो राज्य है उसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार ये भी शामिल था। ये सब भाग ग के राज्य थे। कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घ जो है उसमें बचा कुचा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे करके ये 1950 के भारतीय क्षेत्रों का बंटवारा है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये शब्द हैं और उनके अर्थ हैं जो कि संसदीय कामकाज से जुड़े हुए हैं। अक्सर आप इन शब्दों को सुनते हैं और ज़्यादातर के मतलब आप जानते भी हैं। जैसे पहला शब्द है गणपूर्ति यानी कोरम। ये होता क्या है, ये उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, ध्यान से देखें, जिनकी उपस्थिति से सदन का जो कार्य है वो संपादित होता है, मतलब इतने मेंबर तो चाहिए ही। और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई काम करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए, नहीं तो बैठक नहीं हो सकती है। और मान लीजिए कि सदन का जो संचालन है उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अध्यक्ष या सभापति, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की स्थिति बताई जा रही है, तो उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि वह सदन को स्थगित कर दे और जब तक गणपूर्ति नहीं होती है यानी कोरम पूरा नहीं होता है तब तक कोई और कार्य संपन्न न किया जाए। तो ये जो न्यूनतम संख्या है इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। इसके बाद प्रश्नकाल है। तो संसद का जो पहला 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है, पहला 1 घंटा। और इस दौरान सदस्य जो है वो प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। और प्रश्न 3 तरह के होते हैं, आप जानते ही हैं, तारांकित है, अतारांकित है और अल्प सूचना वाला है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है और उसके बाद फिर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
दूसरी ओर जो अतारांकित प्रश्न है उसमें लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, और जब लिखित रिपोर्ट मिल गई है तो पूरक प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अल्प सूचना के प्रश्न वो कहलाते हैं जिसमें कि कम से कम 10 दिन का नोटिस आपको, अल्प सूचना यानी थोड़े समय की सूचना, तो 10 दिन का नोटिस देकर इसे पूछा जाता है, और इसका जो उत्तर है वो लिखित नहीं होता है, मौखिक होता है। यानी लिखित उत्तर सिर्फ अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है शून्यकाल का। तो ऐसा कोई प्रक्रिया में, मतलब जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कहीं शून्यकाल का जिक्र नहीं है, लेकिन शून्यकाल अपनी ओर से राजनीति में गढ़ लिया गया है, और ये एक अनौपचारिक साधन होता है जिसमें कि संसद के जो सदस्य होते हैं, यानी जो सांसद होते हैं, वो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। पहले से सूचित नहीं भी किए हैं तो कोई मामला अगर जन कल्याण का है आमतौर पे, तो उसको उठाया जा सकता है। और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। पहला 1 घंटा जो है वो प्रश्नकाल होता है, उसके बाद आप चाहें तो शून्यकाल को शुरू कर सकते हैं। और दूसरे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ इसको किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य में जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। माने ये हुआ ना कि प्रश्नकाल आपका खत्म हो गया, अब उसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है इसको डिसाइड कर रहे हैं, तो बीच का जो एक इंटरवल है, खाली गैप है, वो एक शून्यकाल का समय हो गया, जिसमें कि जो बाकी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए, जिनको कि पहले से डिसाइड नहीं किया गया था। और ये एक तरह का बीच का गैप होता है, इसीलिए नाम दिया है शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में ये जो नवाचार है उसकी देन है। 1962 से ये जारी है, ये याद रखिएगा। इसकी जो व्यवस्था है वो 1962 से है। इसके बाद नंबर आता है प्रस्ताव का, और प्रस्ताव क्या है, तो लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बहस नहीं की जा सकती, ठीक है। और विभिन्न विषयों पर सदन जो है अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं उसकी 3 श्रेणियां बांट दी गई हैं। पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव, और तीसरा है पूरक, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव में स्वतंत्र स्थिति होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मामले जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ले आना है, या फिर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही हटाना है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर चर्चा होती है। और स्थानापन्न प्रस्ताव में क्या होता है कि मूल प्रस्ताव का ये स्थान ले लेता है। स्थानापन्न का मतलब क्या, किसी का स्थान ये खुद अख्तियार कर लेता है। तो यहाँ ये स्थान किसका लेगा, मूल प्रस्ताव का। और यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव अपने आप स्थगित हो जाता है, क्योंकि उसका स्थान तो इसने ले लिया, तो उसका वजूद ही खत्म हो गया। पूरक प्रस्ताव क्या है, तो यह एक ऐसा प्रपोजल होता है, एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका कि स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, और इसे सदन में तब पारित नहीं किया जा सकता जब मतलब तब तक पारित नहीं कर सकते हैं जब तक कि मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। मतलब ये मूल प्रस्ताव से ही जुड़ा होता है असल में। इसके बाद कटौती प्रस्ताव अलग से है। कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है कि किसी भी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए इसको लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पर होती है वोटिंग। सामान्यतः 4 प्रकार से कटौती प्रस्ताव होते हैं। एक तो साधारण कटौती होती है जिसमें कि किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है ये, और इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाए, क्योंकि चर्चा से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो अब वोटिंग से निष्कर्ष निकाला जाए ताकि जो सदन है उसका कीमती समय बच सके। नहीं तो पूरे दिन बहस होती रहेगी, आधे लोग सदन छोड़ के निकल जाएंगे बाहर, वॉकआउट कर जाएंगे, तो फिर कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए आवश्यक हो गया है कि अब इस पर पर्याप्त बहस हो चुकी है, फैसला ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो हम वोटिंग से फैसला लेंगे। दूसरा है घटकों में कटौती। तो इस मामले में किसी प्रस्ताव की चर्चा से जो पहले का समय होता है उस समय विधेयक या लंबे संकल्पों का एक पूरा ग्रुप तैयार कर लिया जाता है और वाद विवाद के इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है, और उसके बाद संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर आती है कंगारू कटौती। ये देखिए, इस प्रकार के प्रस्ताव में क्या होता है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, बाकी खंडों को छोड़ दिया जाता है। कंगारू को आपने देखा है, वो कूद कूद कर चलता है, मोटी सी पूंछ होती है और आगे जो उसके आगे के पंजे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, पिछले पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, तो अपनी पूंछ और पिछले पैरों की मदद से वो बहुत लंबी लंबी छलांग लगाता है। तो वैसे ही यहाँ छलांग लगा लगा के चर्चा होती है, मतलब बीच के मामले छोड़ दिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट मामला था उस पर डिस्कस कर लिया, मतदान हो गया। उसके बाद यहाँ कुछ दूरी पर एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, उस पर डिस्कस कर लिया, बीच का सब साफ हो गया। तो ये कंगारू जैसी छलांग, तो इसको कंगारू कटौती कहा जाता है। इसके बाद है गिलोटिन। अब ये जो गिलोटिन प्रस्ताव है इसमें क्या है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है उसको भी देख लेते हैं।
ये विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, सीधी बात है, मंत्रियों के द्वारा जो किया जाता है। और किसी सदस्य के द्वारा इसको पेश किया जा सकता है जब सदस्य ये महसूस करे कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ इसको लाया जा सकता है। इसके बाद आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। तो इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबित रूप से लोक महत्व के किसी मामले की ओर आकृष्ट कर सकता है। और शून्यकाल की तरह ही जो संसदीय प्रक्रिया है, ये भी यहाँ देखें आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, तो शून्यकाल की भांति यह भी एक भारतीय नवाचार का हिस्सा है जो कि 1954 से अस्तित्व में है। स्थगन प्रस्ताव को तो आप जानते ही हैं कि जो अविलंबनीय लोक महत्व का मामला होता है उस पर अगर सदन में चर्चा करनी है आपको, तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रावधान है। और इसके लिए 50 सदस्यों का अगर आपको समर्थन मिल जाता है तो ये काम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है और सदन का कोई सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। सदन का जो प्रस्ताव स्थगन का जो प्रस्ताव है, इस पर 2.5 घंटे से कम की चर्चा किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव, ये 75 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें वर्णन इसका किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आप जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मंत्रिपरिषद तभी तक संभव है, उसका बने रहना तभी तक संभव है जब तक कि सदन में बहुमत है। उसे सदन में जैसे ही उसका बहुमत गिर गया वैसे ही वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसके बाद है विश्वास प्रस्ताव। तो खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु सदन और अल्पमत सरकार, इसके बाद गठबंधन सरकार, ऐसी जो परिस्थितियां हैं ये देश को खराब करती हैं, देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको अस्थिर बनाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पे इसको अपनाया गया है। और इसमें क्या है कि जो छीड़ बहुमत वाली सरकार है उनको सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। और जो भी सरकार एक समय में होती है कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है, और यदि विश्वास प्रस्ताव भी गिर गया तो विश्वास खत्म हो गया, सरकार समाप्त हो जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? तो प्रत्येक आम चुनाव से पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले, ये जो प्रक्रियाएं हैं उनकी बात की जा रही है, पहले सत्र में वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र है, पहला सत्र और वित्तीय वर्ष का, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, आम चुनाव का जो पहला सत्र है उसके और वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र है उसमें राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है ऐसे मामलों में। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों और योजनाओं का पूरा एक प्रारूप तैयार करता है, खाका खींचता है। ब्रिटेन के राजा का जो भाषण होता था, ब्रिटेन में क्या है, राजशाही अभी भी है, वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन राजा रानी का जो वर्चस्व है। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के राजा का भाषण, तो राष्ट्रपति का जो संबोधन है वो उसी से प्रेरित है असल में अपने यहाँ, और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और इसी को कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। और बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार पराजित मानी जाती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ये परिस्थिति नहीं आती। अब राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु जो सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर है वो उपलब्ध कराता है।